हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्पीड अप में आप लोगों का स्वागत है। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन का मज़ा उठा रहे होंगे। एक्चुअली में लॉकडाउन में पढ़ाई तो डिस्टर्ब चल ही रहा है, इसीलिए सोचे कि आप लोगों के लिए 9-10th के लिए फाउंडेशन बैच लेकर आए ऑनलाइन, ताकि आप लोग इससे लाभान्वित हो। तो आज हम लोग सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली में क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन यानी गति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। आशा है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। आइए देखा जाए, हम लोग चैप्टर पे बात करते हैं। अब हमारा पहला चैप्टर है मोशन। फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन है यानी गति है। इसमें हम लोगों को कुछ बातें सीखनी है। देखा जाए, ये जो हम बनाने आ रहे हैं डुअल लैंग्वेज में बनाएंगे, और इसमें जो बच्चे सीबीएसई के हैं या फिर बीएसईबी के हैं तो सभी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि डुअल लैंग्वेज में होगा। देखा जाए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर का जो नाम है मोशन, उसी की बात करते हैं कि मोशन क्या है। अगर हम लोग मोशन की बात करें, मोशन का मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आए विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आए तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या कहते हैं जी? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ध्यान देना है, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, उसको ला के हम यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ जी? रखा हुआ है यहाँ पे, और वो यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ पे आने में उसको कुछ टाइम लिया होगा, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या हुआ जी? कुछ टाइम लिया होगा, जिसको हम लोग रेस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं। और उसके पोजीशन में चेंजिंग जो हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? मोशन कहते हैं। देखा जाए, इसका डेफिनेशन हम लोग साथ साथ लिखते चलते हैं। मोशन का डेफिनेशन, मोशन क्या होता है तो कहते हैं शॉर्टकट में बात करें तो द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट The change in position of an object is called motion. It's called motion. देखा जाए, मोशन क्या है? शॉर्टकट में बात करें तो हम लोग कहेंगे द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन करते हैं, कहते हैं इफ द पोजीशन of an object changes with respect to time it's called motion. It's called motion. यदि किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आ रहा है, आ जा रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? मोशन कहते हैं। देखा जाए, इसी बात को हम लोग हिंदी में कैसे लिखेंगे? यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन
समय के साथ आता है तो वह वस्तु गति में कहलाता है। तो वह वस्तु गति में कहलाता है। ध्यान देना है, यदि किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन समय के साथ आता है तो वह वस्तु क्या कहलाता है जी? गति में कहलाता है। यानी वह वस्तु किस में होता है जी? गति में होता है। ठीक है, ध्यान देना है। यहाँ पे जब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ हम लोग को रेस्ट की भी बात करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ हम लोग रेस्ट की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मोशन को डिफाइन करने के लिए, मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को रेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हिंदी में कहते हैं विरामावस्था। ठीक है, मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मोशन के साथ साथ रेस्ट की भी मोशन के साथ साथ रेस्ट भी डिफाइन करना जरूरी है। ध्यान देना है, मोशन और रेस्ट, मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव टर्म होते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, वो रिलेटिव टर्म होते हैं, इसीलिए हम लोग रेस्ट को भी डिफाइन करेंगे साथ साथ में। देखा जाए रेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो सेम जस्ट इसको उल्टा, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है तो मोशन में है, अगर वो चेंजिंग नहीं होगा, हमेशा वहीं पे पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा जी? रेस्ट में होगा। ठीक है, अगर उस वस्तु के पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा, वो हमेशा वहीं पे है, मतलब 5 घंटे पहले वहीं पे था और अभी भी वहीं पे है, तो फिर वो किस में है जी? 5 घंटे से वो रेस्ट में ही है। आ रहा है समझ में? यानी जस्ट इसके अपोजिट लिखेंगे रेस्ट का, कहेंगे if the position of an object does not change with respect to time, if the position of an object does not change with respect to time, then the object is said to be in rest. Then the object is said to be in rest. अगर किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ टाइम में चेंजिंग हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो फिर उस तरह के वस्तु को हम लोग कहेंगे कि वो वस्तु किस में है जी? रेस्ट में है। ठीक है, देखा जाए रेस्ट को हम लोग कहते हैं विरामावस्था। क्या कहते हैं जी? विरामावस्था। यदि किसी वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन न आए, यदि किसी वस्तु के स्थान में समय के साथ कोई परिवर्तन न आए, तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। तो वह वस्तु विरामावस्था में कहलाती है। देखा जाए यहाँ से हम लोगों ने देखा रेस्ट का डेफिनेशन, साथ साथ में ध्यान देना है जब हम लोग रेस्ट का डेफिनेशन देते हैं, एक्चुअली में रेस्ट और मोशन एक्चुअली में क्या है, कोरिलेटिव टर्म है। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेटिव टर्म है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन कर रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन कर रहे हैं वो, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट करके हम बताते हैं कि वो मोशन में है।
तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट करके हम लोग क्या करते हैं जी, बताते हैं कि वह मोशन में है। तो जिस ऑब्जेक्ट से रिलेट करके बताते हैं दैट इज कंसीडर्ड एज द रेफरेंस पॉइंट, दैट इज कंसीडर्ड एज द रेफरेंस पॉइंट। उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट के रूप में क्या करते हैं जी, कंसीडर करते हैं। रेफरेंस पॉइंट के रूप में क्या करते हैं जी, कंसीडर करते हैं। ध्यान दिया जाए। इसके साथ साथ फिर हम लोग रेफरेंस पॉइंट का भी डेफिनेशन जान लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, reference point can be a place or a body with respect to that we consider that an object is in the motion। देखा जाए, रेफरेंस पॉइंट कैन बी अ प्लेस और अ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू दैट वी कंसीडर दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। देखा जाए, रेफरेंस पॉइंट एक प्लेस हो सकता है या फिर एक बॉडी हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कि कोई दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, कोई दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। तो जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, रेफरेंस पॉइंट। नोट किया जाए जल्दी जल्दी। देखा जाए, ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये कंपैरिजन को भी बताता है। ठीक है, इट ऑल्सो tells us about the comparison of two or more moving object। दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके बीच में कंपैरिजन का भी काम करता है ये रेफरेंस पॉइंट। उसके बीच में कंपैरिजन भी ये करता है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि किसी न किसी पॉइंट के रिलेटेड में क्या करता होगा जी, वो लोग मोशन कर रहे होंगे तो फिर उसी के रिलेटेड में क्या करते हैं जी, हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन भी करते हैं। रेफरेंस पॉइंट को लेकर हम लोग क्या करते हैं जी, उन दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं। ध्यान देना है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारे सामने से एक लड़का दौड़ रहा है, ठीक है, तो हमारे रेस्पेक्ट में वो लड़का क्या है जी, मोशन में है। हमारे रेस्पेक्ट में वो लड़का मोशन में है और हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के रूप में कंसीडर्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के रूप में माने जा सकते हैं। एक और बात, अगर वो लड़का दौड़ रहा है, हम यहाँ पे रेस्ट में हैं,
तो उस लड़के के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में नहीं, बल्कि उस लड़के के रेस्पेक्ट में हम भी मोशन में होंगे। उस लड़के के रेस्पेक्ट में क्या होंगे जी, हम मोशन में होंगे, भले ही हम स्थिर हैं, भले ही हम स्थिर है, क्योंकि उस लड़के के रेस्पेक्ट में हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उस लड़के के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है जी, हमारा पोजीशन चेंज हो रहा है। आ रहा है समझ में? ध्यान देना है एक और बात, जैसे अगर ट्रेन में क्या हो रहा है जी, ट्रेन में कुछ लोग जा रहे हैं, बाहर एक लड़का प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन चल रही है, यानी ट्रेन मोशन में है। अब उस लड़के के रेस्पेक्ट में वो ट्रेन क्या है जी, मोशन में है, जो बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। उस ट्रेन में जो लोग बैठे हैं, उस ट्रेन में जो लोग बैठे हैं वो भी मोशन में है उस लड़के के रेस्पेक्ट में। लड़का आराम से प्लेटफॉर्म पे बैठा है। अब ध्यान देना है, क्या ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो लड़का मोशन में है जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है? ट्रेन के रेस्पेक्ट में वो लड़का मोशन में है जो प्लेटफॉर्म पे बैठा है। आ रहा है समझ में? क्योंकि उसका भी पोजीशन उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है जी, बदल रहा है। ध्यान देना है, उस ट्रेन में जो लोग बैठे हैं, उस ट्रेन में जो लोग बैठे हैं उसके रेस्पेक्ट में वो लड़का मोशन में है, उन लोगों को भी रेस्पेक्ट में लड़का मोशन में है। लेकिन जो लोग उस ट्रेन के डब्बे में, एक ही डब्बे में बैठे हैं, दो लोग साथ साथ बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, वो दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, क्योंकि उन दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन नहीं बदल रहा है। वो पहले भी वहीं पे बैठे थे और अभी भी दोनों एक ही साथ बैठे हुए हैं। कुछ समझ में आ रहा है? यानी सीट के अगल बगल में बैठे हुए हैं ट्रेन में, भले ही ट्रेन चल रही है, उसमें के सभी लोग मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में, जो बाहर खड़ा है, लेकिन वो लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। अरे समझ में? वो लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उन लोगों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। देखा जाए, जब हम लोग बस में बैठते हैं और बस जाती है रोड से होते हुए, है ना, बस जाती है रोड से होते हुए, तो जब हम लोग बस से बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहा है ना। जब पेड़ दिखता है अगल बगल तो हम लोग को ऐसा फील होता है कि पेड़ पीछे भाग रहा है। अगर बस कभी कभी एकदम कांस्टेंट स्पीड से चलने लगता है तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि बस चल नहीं रही है, पेड़ पीछे भाग रहा है, ऐसा कभी कभी फील होने लगता है। वो ध्यान देना है, वो हमारे रेस्पेक्ट में पेड़ मोशन में होता है। अरे समझ में? जब हम लोग बस में बैठे हैं तो बस के रेस्पेक्ट में, चाहे हमारे रेस्पेक्ट में, पेड़ भी क्या है जी, मोशन में है, और पेड़ के रेस्पेक्ट में हम लोग भी क्या है जी, मोशन में है। आ रहा है समझ में? क्योंकि हम दोनों का पोजीशन क्या हो रहा है जी, चेंज हो रहा है। पेड़ का भी पोजीशन चेंज हो रहा है हमारे रेस्पेक्ट में, और हमारा भी पोजीशन चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में। कुछ समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, अगर उस पेड़ के मोशन के बारे में बताना हो तो फिर हम लोग जो बस में बैठे हैं उन लोगों को रेफरेंस पॉइंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और अगर बस में बैठे लोगों को मोशन के बारे में बताना हो तो फिर वो जो पेड़ है उसको रेफरेंस पॉइंट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। आ रहा है समझ में? इस बात को अच्छे से समझना है। अब देखा जाए, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ मोशन। क्या पढ़ना है जी? टाइप्स ऑफ मोशन, यानी मोशन के कितने टाइप होते हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। स्टॉप। आइए दोस्तों, हम लोग सीखते हैं मोशन के टाइप्स। एक्चुअली में मोशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। लीनियर मोशन होते हैं, कर्वलीनियर मोशन, उसी को कर्वलीनियर मोशन भी कहते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है, ऑस्किलेटरी मोशन होता है, ऐसे बहुत सारे मोशन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब मोशन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये सब मोशन क्या है जी? ये सब मोशन हम लोग को नहीं पढ़ना है। हमारे ये सब मोशन पहले पढ़ना था हम लोग को, यानी 7-8 में हम लोग को ये सब मोशन पढ़ना था। अभी जो हम लोग को मोशन पढ़ना है वो अलग टाइप के मोशन पढ़ते हैं, ठीक है। अभी जो हम लोग को मोशन पढ़ना है, देखा जाए, टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। देखा जाए, अभी हम लोग को मोशन दो टाइप के पढ़ने हैं। कितने टाइप के जी? सिर्फ और सिर्फ दो टाइप का अभी हम लोग को मोशन पढ़ना है। पहला है
पहला हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या है जी? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा क्या है जी? पहला हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किताब दो जरा। देखा जाए, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समान गति और इसको कहते हैं असमान गति। इसके दो टाइप हम लोग को पढ़ना है, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी समान गति और असमान गति। देखा यहाँ से समान गति किसको बोलते हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, कब कोई ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे, ठीक है, कब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। तो अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय करती है तो फिर अब उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग क्या कहेंगे जी? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ध्यान देना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये मान लेते हैं यहां से यहां तक 5 किलोमीटर है, नेक्स्ट यहां से यहां तक भी ये 5 किलोमीटर है और फिर यहां से यहां तक भी ये क्या है जी? 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये 2 मिनट में ये ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, 2 मिनट में ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक 2 मिनट में ही जाता है, फिर सी से डी तक 2 मिनट में ही जाता है। मतलब समान समय में ये समान दूरी तय कर रहा है। तो समझ में आ रहा है? समान समय में ये यानी बराबर समय में बराबर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो फिर इस तरह के मोशन को हम लोग समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन। आ रहा समझ में? समान समान है तो समान, समान समान है तो समान। आ रहा समझ में? यानी बराबर है तो इसको हम क्या कहेंगे जी? यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह के मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। यहां से ध्यान देना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा जी? इसके जस्ट उल्टा होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इसके जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा ध्यान देना है, फिर से इसी डिस्टेंस को लेते हैं, ये भी मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, या फिर ऐसे मानते हैं, देखा जाए ये 2 मिनट में 5 किलोमीटर चल रहा है, अगले 2 मिनट में 7 किलोमीटर चल दिया और फिर अगले 2 मिनट में हो सकता है 6 किलोमीटर चल दिया। आ रहा है समझ में? यानी ये समय तो समान है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है। तो समझ में आ रहा है? समय क्या है जी? समय तो समान है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को, वस्तु के इस मोशन को हम क्या कहेंगे जी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर असमान गति। यानी इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time, then the motion of that object is called non-uniform motion। आ रहा समझ में? ध्यान देना है। यहां से फिर से एक बार डेफिनेशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या है जी? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो वस्तु के उस गति को हम लोग क्या कहते हैं जी? समान गति कहते हैं। ठीक है,
ऐसा देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो वस्तु के उस गति को हम लोग क्या कहते हैं जी, असमान गति कहते हैं। आ रहा है समझ में हुआ? समझ में आना चाहिए। देखा जाए इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, पहले इसको ऐसे ही उतार लेना है ताकि समझ में आए, ठीक है। पहले इसको ऐसे ही लिख लेना है ताकि समझ में आए कि हमने बताया क्या है, फिर यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। आइए देखा जाए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो कहते हैं इफ an object covers equal distance in equal intervals of time, if an object covers equal distance in equal intervals of time, then the motion of that object is called uniform motion. It's called uniform motion. If an object covers equal distance in equal intervals of time, then the motion of that object is called uniform motion. हिंदी में देखा जाए यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु के गति को समान गति कहते हैं। तो उस वस्तु के गति को हम लोग क्या कहते हैं जी, समान गति कहते हैं। देखा जाए इसी के जस्ट उल्टा हो जाएगा, if an object covers unequal distance in equal intervals of time, in equal intervals of time, then the motion of that object is called non-uniform motion. It's called non-uniform motion. यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है
तो वस्तु के उस गति को असमान गति कहते हैं। तो वस्तु के उस गति को क्या कहते हैं जी? असमान गति कहते हैं। जल्दी जल्दी नोट किया जाए। स्टॉप। देखा जाए, इसका डेफिनेशन लिख लेना है। ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग वीडियो कल लेकर आएंगे, ठीक है। आप लोग वीडियो से ज़रूर अपडेट रहे। साथ साथ में जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाएँ, ठीक है। और साथ साथ में वो घंटी दिख रहा होगा, उसको दबा ले, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो बजते रहे आप में, और आपको पता चल जाए कि मेरा वीडियो आया है, ठीक है। तो उस घंटी को दबा लें।